हाँ, तो लाइट की जो बात कर रहे थे हम लोग, लाइट का मतलब क्या है? एक एनर्जी है ना, जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसके प्रेजेंस में हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, लाइट अपने आप में विजुअल नहीं है। ये बात बिल्कुल वैसी है जैसे ऑक्सीजन आग को जलने में हेल्प करती है, लेकिन ऑक्सीजन खुद नहीं जलती है ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही आग लगती है, नहीं तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं जलेगी। जैसे कैसे, देखिए, जैसे गैस का बर्नर है, अगर आप लोग ऑन करते होंगे तो गैस के बर्नर में आप देखते होंगे नीचे छोटे छोटे होल्स रहते हैं। जो बर्नर जहाँ से गैस जाती है, बर्नर के जस्ट पहले थोड़ा सा होल रहता है, वो किसके लिए होता है? ऑक्सीजन के लिए होता है, एयर के लिए। जैसे आप दिया वगैरह जलाएं और उसको एक ग्लास से ढक के ऊपर से एकदम पैक कर दीजिए, देखिए दिया अपने आप क्या हो जाएगा, वो बुझ जाएगा, क्योंकि आग को जलने के लिए हमेशा ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अब जैसे तुम लोगों को क्या होता है, आग वगैरह लगती है तो तुम पानी डाल देते हो, या क्या करो, कीचड़ डाल दोगे, धूल मिट्टी डाल दोगे, तो जो एटमॉस्फियर से उसका कांटेक्ट है, जब वो ऑक्सीजन ले रहा है, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब ऑक्सीजन की सप्लाई आग को मिलना बंद हो जाएगी तो आग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जैसे तुम कहते हो ना, आग लगी है, कंबल डाल दो, कंबल डालने से क्या होगा भाई, कंबल के अंदर जितना ऑक्सीजन है वो तब तक आग जलती रहेगी, लेकिन कंबल के बाहर जो ऑक्सीजन है अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो आग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, आपकी बुझ जाएगी। ऑक्सीजन चाहिए। तो लाइट हमें खुद नहीं दिखती, जैसे लाइट हर जगह स्पेस में है, लेकिन लाइट की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देखते हैं। बहुत क्लियर रखिए, हर चीज़ को एकदम स्पेसिफिक रखें, है ना। तो लिखिए लाइट क्या है, लिखो, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट में लिखें, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने लास्ट क्लास में किया था, पढ़ा था क्या? नहीं। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ व्हाट, एनर्जी, ठीक है, विच helps us to see the object, which helps us to see the object, जो हमें चीज़ों को देखने में क्या करती है, हेल्प करती है। which helps us to what, see the object, but itself it is not visible, लेकिन ये अपने आप में खुद विजुअल नहीं है। but itself it is not visible। जैसे स्काई में अगर हम देखें, ऊपर स्काई का अगर हमें कोई बेस ना मिले तो क्या हम लाइट को देख पाते हैं क्या? बस रोशनी रोशनी रह जाती है। हम तो बस चीज़ों को देखते हैं ना, लाइट को हम देख, अब जैसे हमारे आपके बीच में लाइट चल रही है, क्या हम उसको देख पा रहे हैं क्या, कैसे जा रही है, कैसे आ रही है? लेकिन ये लाइट जहाँ पे पड़ रही है उसकी हेल्प से हम दूसरी चीज़ों को देख पा रहे हैं। हमने कहा ये अपने आप में नहीं दिखती, लेकिन इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, दूसरी चीज़ों को देख पाते हैं। ऐसा समझना है, लाइट ये चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी, एकदम क्लियर रहे स्पेसिफिक क्या है क्या नहीं। जैसे साउंड है, ये दोनों ही वेव है। जैसे वेव वाली क्लास अगर आप लोगों को देखिए 9th में होगा, वेव साउंड वेव वगैरह होगा, बताएंगे 9th में। अगर तुम लोग नहीं किए होगा 9th में तो 9th वाली क्लास में बैठना, उसको देखना। वेव देखिए, साउंड भी एक तरह का वेव है और लाइट भी एक तरह की क्या है, वेव है। साउंड कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। लाइट कैसा वेव है आपका, ट्रांसवर्स वेव है। साउंड क्या है आपका, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। लाइट क्या है आपका, ट्रांसवर्स वेव है। मेरा जीवन कोरा कागज है ना, ठीक है, चलिए। अरे यार, ठीक है, ओके। तो क्या बता रहा था मैं, वेव हैं, लेकिन देखो करिश्मा देखिए इसमें चमत्कार क्या है। साउंड को हम सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। लाइट की हेल्प से हम चीज़ों को देख सकते हैं, लाइट को सुन नहीं सकते। हैं दोनों वेव ही, लेकिन दोनों के नेचर में बहुत डिफरेंस है कि नहीं? दोनों वेव है। जब साउंड पढ़ाएंगे तो वहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको बताएंगे। फिलहाल के लिए अब इसको देखें। लाइट समझ गए, एक टाइप की क्या है, एनर्जी है। ये खुद नहीं दिखती, लेकिन इसके हेल्प से हम चीज़ों को देखते हैं। इसके एब्सेंस में हम किसी चीज़ को देख, चाहे कितनी भी आई पावर हमारी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अंधेरे में कुछ देख पाते हैं क्या आप? नहीं। जैसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लाइट भी डालते हैं तो वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है, लाइट को भी रिफ्लेक्ट नहीं करती है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट या चीज़ को तभी दिख पाएंगे जब उस ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरे और गिरने के बाद क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो, बाउंस बैक हो। जब लाइट वहाँ से क्या होती है, बाउंस बैक होने के बाद हमारी रेटिना पे पड़ती है तो वहाँ इमेज बनती है, तब हम किसी चीज़ को समझ पाते हैं कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लाइट अगर बाउंस बैक नहीं हुई तो हम किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। इसलिए लाइट का पड़ना फिर बाउंस बैक होने के बाद ही हम उसकी इमेज बना पाते हैं अपने आँख में, अदरवाइज
नहीं। ठीक है ना भैया, ये सब समझना है। डन। तो लाइट ये है। अब लाइट की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ भी है, उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या लिखिए आप, प्रॉपर्टीज़। लाइट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये लिखिए आप, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में पहला पॉइंट लिखें, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसकी प्रॉपर्टी। फर्स्ट पॉइंट लिखें, इनकी प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज़ में लिखें पहला। ठीक है, एक तो पहला यही, आपको ये मोटा मोटा तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये खुद नहीं दिखती, लेकिन इसके हेल्प से हम चीज़ों को देखते हैं, है ना। ये सब नहीं लिखवा रहे हैं, डेफिनेशन में ही बता दिया, छोटा है ना। नए जो पॉइंट हम वो लिखते हैं। लाइट रे हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी, ये तो क्लियर है ना। लाइट हमेशा कहाँ जाती है भैया, सीधे जाती है, स्ट्रेट पाथ में जाती है। ये पॉइंट भी लिखो लिखो लिखो। इट ट्रेवल्स, इट का मतलब लाइट के कॉन्टेक्स्ट में बात करना है, लिखो इट ट्रेवल्स, इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, हमेशा सीधे चलेगी। इट ट्रेवल्स इन ए वॉट, स्ट्रेट पाथ। इसका मतलब अगर इसके रास्ते में कोई चीज़ आ गई ना, तो ऐसा नहीं है कि रास्ता बदल के चली जाएगी, फिर उसकी शैडो बन जाएगी, अंधेरा हो जाएगा पीछे। जैसे मान लो यहाँ से रोशनी आ रही, यहाँ से रोशनी आ रही, इसको हमने ढक दिया। हाँ वही, अगर डरा रहा है क्या कुछ, अचानक से इशारा करने लगा तो इतने में टीचर उछलने लगेगा, क्या हो गया। हम क्या कह रहे हैं कि जैसे लाइट के रास्ते में कोई चीज़ आ गई तो क्या हो जाएगा, फिर पीछे अंधेरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइट रास्ता बदल के नहीं जाएगी, हमेशा क्या जाएगी, सीधे जाएगी। ब्लॉक कर दिया आपने तो एकदम ब्लॉक हो गया, फिर लाइट आगे नहीं, स्ट्रेट पाथ में कवर करेगी। ठीक है भैया, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। बेटा यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो बाउंस बैक हो गया, जाएगी सीधा फिर लौट कर भी सीधा। ठीक है, जब बाउंस बैक नहीं हो रही होगी, ब्लॉक कर दिया, तो बाउंस बैक होने के लिए भी अपनी कुछ कंडीशन है, सरफेस स्मूथ होनी चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें अभी देखेंगे आगे बेटा, तुम्हारे करण अर्जुन आएंगे, लेकिन आगे अभी इंतज़ार करो, है ना। चलिए देखो, हम जानते हैं कि आप लोगों को बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं, थोड़ा वेट करिए, हम आपको सब बता देंगे। इतना बता देंगे कि दिमाग एकदम ठीक ठाक स्थिति में आ जाएगा कि आप समझेंगे कि क्या पढ़ रहे हैं और क्या है इसका मतलब। थोड़ा वेट करें, इंतज़ार करें, धीरे धीरे बताएंगे। अब इकट्ठा ही सब नहीं बोल सकते ना, टाइम के साथ धीरे धीरे बोलेंगे। कौन, नोट कर लो, बाद में देख लेंगे, नोट कर लो, बाद में देख लेंगे। हाँ ठीक है भैया, समझ गया आप हमारी बात। तो अब लिखें प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, देखिए ये एक डांसिंग वेव है। कैसी वेव है, मतलब इसका पाथ एकदम स्ट्रेट तो है, लेकिन वेव का जो नेचर है अपने आप में क्या करते हैं, इस तरह से ऑसिलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेगा तो सीधे जाएगा, लेकिन जब मूव कर रहा होगा तो अपने पाथ में इधर उधर क्या हो रहा होगा, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा होगा। ये आपको परेशान कर सकता है, अपने यहाँ लिखें। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने का मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की भी प्रॉपर्टी, तो लिखो इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शॉर्ट में लिखते हैं EMW, BMW नहीं, EMW, EMW। EMW का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की भी प्रॉपर्टी है। समझ में आई हमारी बात। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आप ये नहीं समझ पा रहेंगे अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब किसी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहाँ तक वो दूसरे चार्ज को इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं, या तो अट्रैक्ट करेंगे या क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना। मैग्नेट क्या होगा, मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, या आयरन को भी क्या करेगा। तो कुछ ऐसी जैसी प्रॉपर्टी भी इसमें दिखेगी, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इसकी स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है, वैक्यूम या एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। नीचे लिखें थर्ड, इट्स स्पीड इन वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग बताइए, यही तो गलती है दोस्त, VACWM, इसीलिए मैं हर बार पूछता हूँ क्लास में, VACWM वैक्यूम होता है बेटा। इट्स स्पीड इन वैक्यूम और व्हाट, एयर। वैक्यूम या फिर व्हाट, एयर में क्या होगी, ये लिखो इट्स स्पीड इन वैक्यूम और एयर इज कितना है, इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसी को लिखते हैं हम व्हाट, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर मतलब 1 सेकेंड में लाइट कितनी डिस्टेंस कवर कर लेती है, 3 लाख किलोमीटर चल जाती है। कितने किलोमीटर, इसीलिए हम कहते हैं सन से अर्थ तक लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगता है,
सन से अर्थ तक पहुंचने में लाइट को कितना टाइम लगता है? हाँ, सन से अर्थ तक लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगता है? अप्रॉक्स याद करो 500 सेकेंड, या 8 मिनट आता है ये 22 सेकेंड अप्रॉक्स। तब जानो भैया, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन अपने पास हर चीज़ की रखो। 500 सेकेंड या फिर कितना, ठीक है, ऐसी जाए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है लाइट हमारी, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलेगी। जो लाइट की स्पीड होती है वही इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड होती है, वही करंट की भी स्पीड होती है। मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए देखो लाइट का हमारा वायर, हाँ 3 लाख किलोमीटर। दिखाएं कैसे आया ये, है ना, बताए ना, ठीक। ये जो लिखा है 10 की पावर 8, क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 का मतलब क्या है? 1000 किलोमीटर हो गया कि नहीं? किलोमीटर हुआ ये किलोमीटर हुआ। और 10 की पावर 5 मतलब कितना जीरो हो गया दोस्त? 50 हुआ ना। ये किलोमीटर हो गया कि नहीं? 10 की पावर 3 का मतलब किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। 50 होता है तो क्या होता है? लाख होता है, इसलिए 3 लाख से लिखिए। इसलिए हमने कहा आधा अधूरा नहीं, हर चीज़ को डिटेल में जानो। ज़रूरी नहीं हर बार आपको ऑप्शन यही मिले, ऐसा मिल गया तो अब देखो सोचने में दिक्कत आ रही है। जो भी चीज़ पढ़ो उसको हर फॉर्मेट में जानो, ताकि ऑप्शन या जो भी जहाँ जैसे अभी आया आंसर करना हम आसानी से उसको कर जाएं। किसी भी चीज़ को पढ़िए होलिस्टिक वे में पढ़िए, मतलब या तो हम जानते हैं तो पूरा जानते हैं, या तो हल्का फुल्का या नहीं ही जानते हैं, कुछ ऐसा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, है ना? कुछ इस तरह का टेंडेंसी डेवलप करें, क्योंकि आप लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपसे छोटी चीज़ों की उम्मीद नहीं की जाएगी। कोई भी सोचेगा कि आप एक कंप्लीट नॉलेज दें, यही सोचेगा ना आदमी, है ना? या भाई बचकाना हरकत करेंगे अभी, सब डिटेल में जाने, और कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी रखें, ठीक है? चलिए आगे बढ़ें। इसकी स्पीड इतनी है, यही स्पीड किसकी है? इलेक्ट्रिसिटी की है, करंट की है। इसलिए देखो वायर कितनी भी दूर से क्यों ना आया हो, स्विच आप ऑन करते हैं तुरंत इलेक्ट्रिसिटी वगैरह क्या होती है, फैन स्विच जो भी बल्ब वगैरह ऑन हो जाते हैं तुरंत। तो जो लाइट की स्पीड है भाई किसकी स्पीड है? इलेक्ट्रिसिटी की, करंट की है। ठीक है भैया, आगे बढ़ा जाए। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी लिखो। इस लाइट रे की जो वेवलेंथ है वो कितनी है? बेटा इसको मैं हटा दूं, जो कुछ लिखा हूँ स्क्रीन पे आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखिए इसकी स्पीड लिख लिया हमने, लिखो इसका वेवलेंथ। देखो इट्स वेवलेंथ इज फ्रॉम, इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त? लैम्डा से। इट्स वेवलेंथ इज फ्रॉम, इट्स वेवलेंथ इज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम टू कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम टू कितना होता है? कहीं कहीं राइटर्स दूसरा भी लिखते हैं, मैं उसको लिखकर बॉक्स में लिख दे रहा हूँ। कुछ राइटर्स इसको लिखते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। लेकिन आप मोटा मोटा इसको ध्यान रखिए, ये ऊपर वाला एकदम क्या है आपका लिखा गया है प्रॉपर, ठीक है भैया? इसको ध्यान में रखें, इसे ध्यान में रखें। ये है एंगस्ट्रॉम का सिंबल दोस्त, बताते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? एंगस्ट्रॉम मतलब ए के ऊपर 0 लिखा है, एंगस्ट्रॉम ये बोलते हैं इसको। 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं भैया? 10 की पावर माइनस, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखे हैं, कुछ भी मिस नहीं करना है आपको। और ये जो वेवलेंथ लिखा गया है ये किसका है? विवग्योर का है। किसका है? विवग्योर। लाइट रे किससे बनी है? पूरी वाइट लाइट रे 7 कलर से है ना। 7 कलर में कौन कौन सा आता है? विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्लियर है? विवग्योर। इसका मतलब सबसे कम वेवलेंथ किसका है? वायलेट का। सबसे ज्यादा किसका है? रेड का। ठीक है, ये ऑर्डर में इसे लिखा गया है। हटाएं। जो मीन वेव होती है हमारी, ये वो येलो कलर होती है। इन सभी वेवलेंथ का सबसे मीन जो वेवलेंथ होगा वो किसका होगा? येलो कलर का होगा।
इसलिए सन जब भी आपके सर के ऊपर होगा तो सन से जो लाइट आ रही है उसका कलर कैसा दिखता है तुम्हें? येलो। कैसा दिखता है? तो जो मीन कलर होगा, जो मीन वेवलेंथ होगा, वो हमेशा किसका होगा? येलो कलर का होगा। जब सन आपसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा तो किस कलर का दिखेगा? जब हॉरिजेंटल स्टेज में होगा, अपने हॉरिजन में होगा तो रेड। रेड क्यों दिखेगा? हाँ, तो हाँ, क्या लिख रहे थे? विग्योर। वायलेट कलर क्या है? एकदम मिड में आएगा, मीन में आएगा। समझ में आ रही हमारी बात? रेड कलर का क्यों दिखाई देगा? क्योंकि जब हॉरिजन में होगा तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, वही लाइट सबसे पहले आएगी। इसलिए देखो, जो आपका डेंजर वाला सिग्नल होता है, इस तरह का कोई सिग्नल होता है जहाँ आपको इन्फॉर्म करना होता है, वार्न करना होता है, वहाँ कौन सा कलर यूज़ करते हैं हम? रेड। क्योंकि रेड की विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि अब हमने विवग्योर जैसे लिखा है, मान लीजिए कोई लेटर हमने लिख दिया, कुछ भी वर्ड लिख दिया, एक हमने ग्लास रख दिया उसके ऊपर, इसके ऊपर हमने कोई रख दिया क्या? ग्लास। तो आपसे पूछेंगे कौन सा लेटर सबसे चमकदार दिखेगा, तो आप क्या आंसर करते? रेड कलर जो होगा उसमें सबसे चमकदार दिखेगा। सबसे ब्लर इमेज किसकी दिखेगी? जो वायलेट कलर में लिखी होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, क्यों? आपको सोचना पड़ेगा। मतलब ये तो जानते हैं किसका वेवलेंथ ज़्यादा है, किसका कम है, किसकी विजिबिलिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछकर क्या होंगे? एप्लीकेशन मॉडल में पूछेंगे। कोई एक स्टोरी बनाएंगे, बताएंगे ये चीज़ है, तो बताओ किसका ज़्यादा होगा, किसका। ये आपको सोचना आना चाहिए। जैसे हम ये ऑर्डर पढ़ लिए हैं, अब हमसे डायरेक्ट ऑर्डर नहीं पूछा जाएगा, हमसे पूछेगा 4 ऑप्शन दे देगा वो। 4 ऑप्शन देगा, इंडिगो दे दिया उसने, ब्लू दे दिया, ग्रीन दे दिया, वायलेट दे दिया। इसमें पूछेगा सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, विच वन हैज़ द हाइएस्ट वेवलेंथ। तो आप आंसर कर पाओगे, लेकिन वो ऑर्डर याद होगा तभी तो कर पाओगे। हमारी बात समझ रहे हैं क्या है? क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे कि यही लिख कर चले आओ, है ना। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है कि एक ऑसिलेशन में कोई वेव कितनी डिस्टेंस कवर करती है। नहीं पता है? बताते हैं। बताएं? बताते हैं तो बताते हैं। जैसे लाइट रे क्या होती है? ट्रांसवर्सल वेव है। कैसे वेव है भैया? ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव है तो चलो लिखो तुम लोग। क्लास में अपनी संडे को जल्दी था। अब जैसे ये एक ऑसिलेशन है, एक ऑसिलेशन का मतलब ये होता है पूरा, ये क्या है पूरा हमारा? वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन में कोई वेव जितनी डिस्टेंस कवर करती है वही उसका क्या होता है? वेवलेंथ होता है। वही उसका क्या होता है? वेवलेंथ। वन ऑसिलेशन का मतलब है, ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल पेंडुलम से इसको समझो कि वन ऑसिलेशन का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को आपने बांध के लटका दिया है, अब इसको ऑसिलेट करेंगे तो क्या होगा? ये एक बार इधर जाएगा, इधर को जाएगा, ऐसे लौटेगा कि नहीं? यही होगा इसका फिनोमिना, यही तो होगा कि नहीं? तो जैसे मान लो ये इसकी मीन पोजीशन है, अगर हम इसको डिस्प्लेस नहीं किए हैं तो वो कहाँ रुकेगी? वो यहाँ रुकी होगी। अगर हम इसको डिस्प्लेस नहीं किए हैं तो वो कहाँ रुकेगी? यहाँ को रुकेगी। तो अगर डिस्प्लेस करने के बाद छोड़े तो एक बार यहाँ को गया, फिर यहाँ जाएगा, फिर आएगा, ऐसे चलता रहेगा सिलसिला।
तो वन ऑसिलेशन का मतलब क्या है? वन ऑसिलेशन का मतलब इसकी हम मीन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस करके छोड़े, उस एंड पे गया, फिर वहाँ से लौट के आया, इस एंड पे गया, फिर जब लौट कर इस एंड पे आया तो हमारा कितना हुआ? एक ऑसिलेशन। मतलब एक बार गया फिर लौट कर आया, उतने में जितनी डिस्टेंस वो चला वो उसका कितना होता है? वन ऑसिलेशन। जब उसको ग्राफ में दिखाना होता तो ये ऐसे दिखाया जाता है। एक बार एक साइड गया मैक्सिमम, फिर लौट कर किस पे आया? जीरो पे आया, फिर दूसरे साइड गया मैक्सिमम, फिर लौट कर किस पे आया? जीरो पे आया। जीरो का मतलब मीन पोजीशन। एक बार अपनी मैक्सिमम साइड गया, फिर लौट के आया जीरो पे, फिर दूसरे साइड मैक्सिमम गया, फिर लौट कर आया किस पे? एक ऑसिलेशन। और इसी वन ऑसिलेशन में जितनी डिस्टेंस वो चलता है उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट, क्या कहते हैं? वेवलेंथ। उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? समझ में आया वेवलेंथ क्या है? हाँ, ठीक है ना? क्लियर? आगे बढ़े, चला जाए दोस्त। ओ सिट, हाँ ठीक। तो ये था, आपने लिख लिया। अब ये सब ना थोड़ा सा आना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। आप समझ गए ना क्या है, कैसे क्या? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये विवग्योर है। अब ये जो विवग्योर आपने लिखा, इसको मैं हटा दूं, जो पीछे लिखा है ये सब, ये लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? इस विवग्योर में, विवग्योर आपने जो लिखा ये सब जानिए, यही एमसीक्यू और वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे। ये वेवलेंथ का क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है? वेवलेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है ये? वेवलेंथ। वेवलेंथ को क्या लिखते हैं शॉर्ट में हम? लैम्डा। लैम्डा का मतलब समझ रहे हैं ना क्या है? ये वेवलेंथ है। मतलब इधर से जैसे जैसे उधर को बढ़ेंगे, ये सब लिखते चलिएगा। मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ, आँखों को अच्छा लगे इसलिए नहीं लिख रहे हैं। ये सब कॉपी में नोट डाउन करिए ताकि रिवीजन में आता रहे। ये हम यहाँ जो भी लिखेंगे आपको नोट डाउन करना है। बी का मतलब यहाँ क्या है? वायलेट से है। आई का मतलब इंडिगो, ब्लू। बी का मतलब ब्लू। जी का मतलब, वाई का मतलब, ओ का मतलब, आर का मतलब। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है? वेवलेंथ है। लेकिन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखो, इस पे क्वेश्चन आता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? वायलेट का होगा। सबसे कम किसका होगा? रेड का। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा? रेड का। सबसे कम किसका होगा? वायलेट का। ये ध्यान रखना है, ठीक है? क्लियर? चले आगे बढ़े, हटा दें? लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। हटाएं? लिखिए क्वेश्चन, लिखिए एमसीक्यू टाइप का। तुम्हारा प्रॉपर्टी चल रहा है, बस एक क्वेश्चन लिखिए क्लियरिटी के लिए। लिखिए, विच वन हैज़ द हाईएस्ट refractive index has highest refractive index, highest refractive index। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आप लोग जानते हैं? नहीं जानते होंगे, अभी बताते हैं। फिलहाल तो देखो, अभी जो बताया उससे देखो। चार ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए देखिए ऑरेंज, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी लिखिए ब्लू, ऑप्शन 4 इंडिगो। तो बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है? इंडिगो का। क्लियर है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो जो सबसे लेफ्ट वाला होगा उसका ज़्यादा होगा। वेवलेंथ की बात करेंगे जो सबसे राइट में होगा उसका। दोनों में अंतर है, देख रहे हो ना? अपोजिट है एक दूसरे के। इसके अलावा एक मैसेज तुम्हें यहाँ से मिल गया, एक मैसेज बहुत क्लियर मिल गया हमें कि जो नंबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा वो वेवलेंथ के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये रिलेशन याद रखना, ये यूनिवर्सल रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है?
वेवलेंथ। इसका मतलब क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसका उल्टा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। कम ज़्यादा का रिलेशन रहेगा, एक कम होगा दूसरा ज़्यादा होगा। ठीक है, सब याद रखना, काम की चीज़ें हैं। केवल हेडिंग पढ़ के निकल जाएंगे तो तैयारी ठीक से नहीं हो पाएगी। ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, बोलिए भाई, ठीक है ना। तुम लोग इसको छुए थे क्या, हल्का से ना। ठीक है, लिख लिए, हटा दे इसे अब नेक्स्ट लिखो, कितनी प्रॉपर्टी हुई अपनी, 4 हुई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। अब जैसे नियर अबाउट गेस करना होगा तो रेड कलर का वेवलेंथ कितना होगा, अप्रॉक्स 8000 एंगस्ट्रॉम होगा, क्योंकि सबसे लास्ट वाला किसका होगा, रेड कलर होगा। वायलेट कलर का वेवलेंथ कितना होगा, 3000, 339 या 4000, 4000 अप्रॉक्स बोलेंगे, अप्रॉक्स बोलना हो कितना होगा 4000। अगर येलो का बोले तो इन्हीं दोनों के क्या होगा, बीच का आएगा, इन दोनों का सम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, अप्रॉक्स 5000 या जो भी है उसके आसपास किसका आएगा, येलो का आ जाएगा, या 6000 जो भी है, मोटा मोटा आइडिया रखिए। ठीक है भैया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, 4 हो गया। हाँ ठीक है, नहीं यही तो समस्या है दोस्त, तो नंबर के हिसाब से मत समझो कि जी आएगा, सबका अपना अलग अलग क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, जैसे कि बहुत कम डिफरेंस होगा, किसी के ज़्यादा डिफरेंस होंगे तो उस हिसाब से हैं। नेचर हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, नेचर अपने हिसाब से चल रही है, हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं और सीखते हैं क्या है क्या नहीं है। नहीं समझे, जैसे लाइट का जो नेचर है अपनी तरीके से वो बिहेव करेगी, हमें वहाँ से ऑब्जर्व करना होता है, चीज़ों को लिखना होता है कि ये चीज़ कैसे चल रही है। हम जो चीज़ लिखेंगे वो उस हिसाब से नहीं चलेगी, वो अपने हिसाब से चल रही है, हम ऑब्जर्व करते हैं, बताते हैं ये इस हिसाब से चल, समझ गए हमारी बात। नेक्स्ट लिखिए, अब लिखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कि जब लाइट रे आपकी क्या होगी, इसको क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं लाइट रे को। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाएगी तो उसका क्या क्या चीज़ चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज होगा। केवल चेंज नहीं होगा क्या उसका, क्या चेंज नहीं होगा उसका, फ्रीक्वेंसी, स्पीड तो चेंज होगी हमेशा, सब होगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हो, क्या जानते हो फ्रीक्वेंसी का मतलब बताओ, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। वाह बेटा वाह, क्या बताया है, कहाँ से याद किया, बिल्कुल, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन, जैसे ऑसिलेशन पीछे समझे ना, एक सेकंड में इतने इतने इस तरह के जितने ऑसिलेशन होते हैं वही उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, चेंज। चेंज होने में भी कैसा चेंज होगा वो आगे देख लेंगे, पहले लिखिए, लिखो व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम, व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम, व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम, व्हेन ए लाइट रे goes from, when a light ray goes from one medium to another, one medium to another, when a light ray goes from one medium to what, another, then it's, यार ये तुम कैसे लिख रहे हो, दोनों से लिख लेते हो क्या, then it's speed, एनर्जी, स्पीड जिससे ठीक लिखते हो वैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, देन इट्स स्पीड, एनर्जी, इंटेंसिटी, वेवलेंथ, speed, energy, intensity, wavelength, etc. etc. are get changed, are get changed, are get changed. ये सब सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, बट बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज,
बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट। चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ना घटेगी ना ही बढ़ेगी। दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। कितने पॉइंट हो गए? 5 हो गए। कुछ मोटा मोटा समझ में आ रहा है क्या है क्या नहीं है, इसमें कोई दिक्कत? अब जब हमने कहा एनर्जी इंटेंसिटी ये सब चेंज होगी, तो किस तरह से चेंज होगी ये समझिए। जब लाइट रे, जैसे मीडियम आप लोग जानते हो कौन सा डेंसर मीडियम है, कौन सा रेयरर मीडियम है, समझ में आता है ना? ये सब रिलेटिव टर्म्स हैं। जिसमें ना सॉलिडिटी ज़्यादा होगी या जिसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा होंगे, वो दूसरे के कंपैरिजन में डेंसर होगा। जैसे एयर और ग्लास को अगर कंपेयर करें तो एयर रेयर मीडियम हो जाएगा और ग्लास क्या हो जाएगा? डेंसर। वाटर और ग्लास को कंपेयर करेंगे तो वाटर हमारा रेयर मीडियम हो जाएगा, ग्लास क्या हो जाएगा? जिसमें पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आइटम ज़्यादा होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? डेंसर। जिसमें कम होंगे तुलनात्मक रूप से वो क्या हो जाएगा? हमारा रेयरर। अगर इसी ग्लास को हम डायमंड से कंपेयर करें तो डायमंड हमारा डेंसर हो जाएगा, ग्लास क्या हो जाएगा? रेयरर। बात हमारी क्लियर हो रही है? ये रिलेटिव टर्म्स हैं। तो जब लाइट रे रेयरर से डेंसर को जाएगी, रेयरर से किस में जाएगी? जैसे बहुत कॉमन सेंस है, अगर ये आप कॉमन सेंस से सोचिए अपने, अगर आपको नॉर्मली सड़क पे ऐसे दौड़ने के लिए कहा जाए, आपसे पानी से भरी हुई टैंक में दौड़ने के लिए कहा जाए, या कोई तालाब है या नदी है या जो भी है, झरना है, जहाँ भी जाते हो तुम, पानी भरा है तुम्हारे कमर तक, वहाँ दौड़ने के लिए कह दिए, अभी सड़क पे नॉर्मल दौड़ने के लिए कह दिए, कहाँ आपकी स्पीड ज़्यादा होगी? इसका मतलब ये रेयरर है कि नहीं? वाटर के कंपैरिजन में रेयरर मीडियम है, वो डेंसर हो जाएगा जब तुम पानी में दौड़ोगे, तो पानी में स्पीड तुम्हारी घट गई ना। सेम यही नेचुरल फिनोमिना है, हर जगह वही चलेगा। डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड, इंटेंसिटी, वेवलेंथ सब क्या हो जाएगा? लेकिन रेयरर में क्या होगा? इसका मतलब जब लाइट रे रेयरर से डेंसर को जाएगी तो इसका सब कुछ घटेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं, बाकी सब चीज़ क्या होगा? घटेगा। सब कुछ में क्या क्या है? एनर्जी, इंटेंसिटी, वेवलेंथ, ये सब क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन जब यही लाइट रे डेंसर से रेयरर को जाएगी तो यही सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। चेंज होने का मतलब दो तरीके से हो सकता है ना, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो कब बढ़ेगा कब घटेगा ये जानना ज़रूरी है। लिखिए इसको, इसको लिखिए एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इसी में हेडिंग करें एक्सप्लेनेशन, और इसको समझते हैं। एक्सप्लेनेशन में लिखें, एक्सप्लेनेशन में लिखें पहला पॉइंट लिखो, व्हेन लिखो, व्हेन स्पीड एनर्जी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, व्हेन स्पीड एनर्जी, इंटेंसिटी, वेवलेंथ, एटसेट्रा etc आर इंक्रीज्ड, आर व्हाट? इंक्रीज्ड। क्वेश्चन मार्क बनाओ, नीचे लिखो आर इंक्रीज्ड। इसको एक्सप्लेन करेंगे, और इसको एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसलिए ताकि आपको समझ में आए ये चीज़ कि क्लियर हम किसकी बात कर रहे हैं, है ना? इसमें नीचे लिखें, इसमें नीचे लिखें, इसी में लिखें। देखिए, व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम, कब इंक्रीज होगी बताओ? जब किधर से किधर जाएगी? डेंसर से रेयर हो जाएगी या रेयर से डेंसर से? व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम, when a light ray goes from denser to rarer media, when a light ray goes from denser to what? rarer media. मीडियम का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? मीडिया। क्या होता है भैया? मीडिया। मीडियम का प्लूरल क्या होता है? मीडिया। when a light ray goes from rarer, ठीक है? हमने पहले क्वेश्चन फॉर्मेट में उसको बताया और ये बता दिया कब इंक्रीज होगा, हम समझ में आ गया ना? क्लियर एकदम। सेकंड पॉइंट में लिखो, सेकंड पॉइंट में क्या लिखना? व्हेन, हाँ क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखो, दूसरा लिखो व्हेन। इसको इसलिए लिखवा रहे हैं ना ताकि आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। पैराग्राफ में लिखवाएंगे ना तो कन्फ्यूजन सा हो जाता है, कब बढ़ रहा था कब घट रहा था। एक सेंटेंस में बता दिए कि कब होना है, छोटे में लिख दिए, तुरंत याद भी हो जाएगा, माइंड में हमेशा स्ट्राइक भी कर जाएगा। हर चीज़ को बहुत साइंटिफिक वे में लेकर चलेंगे, कॉपी की बुक की तरह एकदम कॉपी पेस्ट नहीं मारेंगे। हम वो अप्रोच अडॉप्ट करेंगे जिससे पढ़ना समझना काफ़ी दिन तक हम चीज़ों को मेमोराइज कर सकें, काफ़ी दिन तक उसको याद कर सकें। कुछ उस स्टाइल में चलेंगे, उस मैनर में चलेंगे। गधों वाली अप्रोच लेकर नहीं चलेंगे, बस लिखे जा रहे हैं, कॉपी भरे जा रहे हैं। स्मार्ट थिंकिंग, कुछ चीज़ें ना जैसे कब क्यों कैसे वाला जब दिमाग में आता है तो वो दिमाग में काफ़ी दिन तक स्टोर रहता है। कुछ उस अप्रोच के साथ चल रहे हैं, है ना? लिखिए, लिखो व्हेन स्पीड, इंटेंसिटी, एनर्जी, वेवलेंथ आर डिक्रीज्ड, when speed, intensity, energy, wavelength etc are
डिक्रीज्ड और व्हाट डिक्रीज्ड, इसमें लिखें कब होगा, व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, लिख लो व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडिया, रेयर टू डेंसर मीडिया। डेंसर टू व्हाट, रेयरर मीडिया, डेंसर टू रेयरर मीडिया, रेयर टू डेंसर मीडिया, लिख लिया आपने, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ की जो थी कौन सी चीज़ क्यों है ये हमने समझ लिया डिटेल में, इसमें कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्लियर है सब चीज़। अब अच्छा, अब बताएं हमें कि जो लाइट रे हमने पढ़ा, लाइट की स्पीड पे क्या हमें एयर का इफेक्ट दिखेगा कि हवाएं तेज चल रही हैं तो लाइट की स्पीड घट जाएगा, कुछ दिख रहा है क्या, वहाँ भी लाइट है, हवा चल रही होगी तो क्या लाइट की स्पीड घटेगी, नहीं। टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या लाइट की स्पीड घटेगी, कि गर्मी के दिनों में जो सन की राइट रे है जल्दी आएगी, ठंडी के दिनों में देर से आएगी, या ठंडी के दिनों में जल्दी आएगी, गर्मी के दिनों में देर से आएगी, ऐसा कुछ होता है। इसका मतलब लाइट पे टेम्परेचर और एयर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगली प्रॉपर्टी में लिखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी हो गई हैं 5, 6 लिखें आप, लिखो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ विंड या फिर एयर एंड टेम्परेचर, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ विंड एंड व्हाट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ व्हाट, विंड एंड, या फिर क्या लिखो विंड एयर एंड टेम्परेचर, विंड ऑब्लिक करके एयर लिख लेना, दोनों में क्या डिफरेंस है जानते हो, विंड और एयर में क्या डिफरेंस है, एयर नॉर्मल, कहीं गैस नॉर्मल हो तो उसको एयर बोलते हैं, प्रेशर में डिफरेंस हो जब वही एयर मूव करने लगता है तो उसको विंड बोलते हैं। देखो क्या लिखा आपने, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ विंड या फिर ऑब्लिक क्या लिखा आपने, एयर एंड टेम्परेचर, और टेम्परेचर नहीं बेटा, और हमेशा सिमिलर चीज़ों के साथ लिखा जाता है, तो सिमिलर चीज़ें होंगी तब, है ना, ऐसे क्या लिखा आपने, एंड टेम्परेचर ऑन लाइट, लाइट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्लियर है। नेक्स्ट लिखो, लाइट को प्रोपागेट करने के लिए ट्रेवल के लिए मीडियम की ज़रूरत है, नहीं है। लाइट को प्रोपागेट करने के लिए ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, नहीं है। अरे तभी तो वैक्यूम में इसकी स्पीड है, वैक्यूम में इसकी स्पीड लिखा ना भी हम लोगों ने, अगर मीडियम की ज़रूरत होती तो वैक्यूम में इसकी स्पीड क्या हो जाती, जीरो हो जाती कि नहीं, जैसे साउंड का हो जाता है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होगी, इसलिए देखो स्काई में बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स या जो भी चीज़ें हैं इस तरह से टकरा रहे होंगे, लेकिन उसका आवाज़ आ रहा है यहाँ तक नहीं, लेकिन स्काई में देखो स्टार चमकते हैं तुम्हें दिखता है, पुच्छल तारा तुम्हें दिख जाता है, स्टार टूटे हुए तुम्हें दिख जाते हैं, क्यों, क्योंकि लाइट को ट्रेवल करने के लिए प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, तो लाइट वैक्यूम से भी पास हो जाएगी, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो 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 लाइट कैन ट्रेवल इन ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम, हाँ लिखो लाइट कैन ट्रेवल इन या थ्रो, जो भी लिखना चाहो आप, दोनों ठीक है। लाइट कैन ट्रेवल इन ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इन ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम, लाइक एज, जैसे क्या क्या है, लाइक एज ग्लास है, डायमंड है, एयर है, वैक्यूम है, वाटर है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। गंदे पानी में लाइट ट्रेवल, साफ पानी में हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, समझ रहे हो ना। ट्रांसपेरेंट नहीं है तो लाइट ट्रेवल, जैसे दीवार के आर पार रोशनी जा रही है क्या, क्योंकि दीवार ट्रांसपेरेंट नहीं है। शेडो भी तो इसलिए बन रहा है ना, क्योंकि आर पार चली जाती है, शेडो क्यों बनता, समझ रहे हो ना, इसलिए। हाँ ठीक है, ये लिख लिया आपने, बोले चलो। इसका मतलब हमारी लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा किस मीडियम में हो जाएगी, लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा किस मीडियम में होगी, बोलो भैया, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या एयर लिखें हम, गैस लिखें या फिर क्या लिखें हम, एयर लिखें। सबसे लास्ट में क्या होता है, वैक्यूम, भले थोड़े ही ज़्यादा, लेकिन वैक्यूम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्पीड होती है लाइट की।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, लिख लो इसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड का ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, कि लाइट की स्पीड का क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, वैक्यूम में। जिसे कहें दोनों में इक्वल होता है क्या, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगा, एयर ग्लास में उससे क्या होगा थोड़ा, फिर लिक्विड में होगा, सबसे कम किस में होगा, सॉलिड में होगा। साउंड में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, साउंड का वैक्यूम में स्पीड कितनी हो जाती है, 0, है ना। साउंड की स्पीड कितनी होती है एयर में, 332 मीटर पर सेकेंड। इसलिए आकाश में जब बिजली कड़कती है तो रोशनी पहले आती है, आवाज़ बाद में, क्योंकि साउंड की स्पीड क्या होती है, बहुत कम होती है ना। ये सब ध्यान रखना है, लिख लीजिए इसको। तो क्या लाइट का मतलब मोटा मोटा आइडिया समझ में आया कि लाइट क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लियर हुई सारी बातें, इसमें कोई परेशानी नहीं, डन। चलिए हटा दो इसको, ठीक। अब बताओ कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। अब बताइए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हम आप लोगों को पहले एक वीडियो दिखाते हैं, एक छोटा सा, आप उसको एक देखिए, एक नज़र, पहले समझे इसमें क्या है। हाँ, बस थोड़ी देर। हाँ, तो जाओ दिखाते हैं आप लोगों को। अब रिफ्लेक्शन, इसको रिकॉर्ड कराते हैं हम। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी लाइट सोर्स से लाइट, बताए ना, जैसे ग्लास है, मिरर, मिरर है ना। हम्म, देखो, अभी डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। पढ़े हो, ठीक।
ठीक है। डन। बहुत। अभी सब लिखवाएंगे गुड़िया, हम हर चीज़ लिखवाएंगे, हम सब चीज़ लिखवाएंगे। चलिए हेडिंग करें आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग करें आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समझाते हैं आपको। लिखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट हेडिंग करें आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जहाँ हमसे सिलेबस में हमसे एक्सपेक्ट की जाएंगी चीज़ें कि सब आना चाहिए। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा देखो, एक सरफेस होगा, प्लेन सरफेस होगा, स्मूथ सरफेस होगा, जिसमें लाइट रे क्या होगी, स्ट्राइक करेगी और फिर क्या होगी, बाउंस बैक हो जाएगी या रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। लाइट की इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहीं से भी हो सकता है, किसी भी स्मूथ सरफेस पे गिरेगा वो, नहीं कि वहाँ से ही बाउंस बैक हो जाएगा। तो लिखो द फिनोमिना इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लिखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखो द फिनोमिना इन विच व्हेन ए लाइट रे, the phenomena in which when a light ray is made incident, मतलब गिराई जाती है या गिरती है ना। when a light ray is made incident on a smooth surface, the phenomena in which when a light ray is made incident on a smooth surface, then it get bounced back, then it get bounced back, then it get what, bounced back। ठीक है। टू द सेम मीडियम, जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम को क्या हो जाएगी, टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड, अब इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब करेगी, टकराएगी, फिर बाउंस बैक हो जाएगी। लाइट की इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ गए। लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस पे गिरेगी और फिर क्या हो जाएगी, उसी सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी। लाइट की इस फिनोमिना को हम कहेंगे क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट रे गिरती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो लाइट रे गिरती है उसको बनाना पड़ेगा दोस्त। जो लाइट रे गिरेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ये है इंसिडेंट रे हमारी, जो लाइट रे गिर रही सरफेस पे। अभी मिरर लिए हैं तो मिरर देखो, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है इसको अगर हम पॉइंट ओ माने, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहाँ पे लाइट रे इसको स्ट्राइक कर रही है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मान लेते हैं पॉइंट क्या है, ये ओ है। ये मान लेते हैं पॉइंट क्या है हमारा, पी है। स्ट्राइक करने के बाद फिर क्या होगी, बाउंस बैक होगी, जाएगी ना टकरा के। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे रबर की कोई बॉल है आपके पास, या कोई भी बॉल है आपके पास, किसी सरफेस, जैसे मान लीजिए रबर की बॉल मैं इधर से फेंकूँ तो क्या होगा, इस सरफेस टकराएगा, कुछ एंगल बना के फिर क्या होगा, आगे उछल के जाएगा कि नहीं। लाइट रे बिल्कुल ऐसे ही है, किसी एंगल से किसी सरफेस पे गिरेगा तो उसी सेम एंगल से उछल के आगे जाएगा। जैसे बॉल गिरती है तो क्या होती है, जिस एंगल पे गिर रही है उसी एंगल पे क्या होगी, निकल जाएगी, है ना, नॉर्मल के साथ। इस तरह से लाइट रे का है, गिरेगा फिर बाउंस बैक होकर एकदम क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। बॉल अगर मैं सीधे दीवार पे मार दूं तो जाएगा तुरंत हमारे पास। लाइट में भी इसी तरह से है। लाइट रे का क्या है, जब एकदम सीधे 90 डिग्री पे लाइट रे जाएगी तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, जिससे जाएगा उसी से क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन 90 के अलावा किसी एंगल से जा रहा है तो जिस एंगल पे गिरेगा उसी एंगल से बाहर निकल जाएगा। 90 पे गिरा तो जिधर से गया है उधर ही क्या हो जाएगा, बाउंस बैक। क्वेश्चन आते हैं इसलिए आइडिया रखिएगा, ठीक है। इंसिडेंट, अब ये इंसिडेंट रे है। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, इस सरफेस पे, जिस सरफेस पे लाइट गिर रही है ना, उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो 90 डिग्री एंगल पे होगा। कितने डिग्री एंगल पे होगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल वाली लाइन। ये ओ एन है हमारी, मान लेते हैं क्या, नॉर्मल वाली लाइन।
तो इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। अब ये लाइट रे यहाँ से पढ़ने के बाद फिर बाउंस बैक होगी, सीधे जाएगी, जिसको बोलते हैं क्या है हमारा? ये है रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोलते हैं? ये लिखा तो है रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हमारा? रिफ्लेक्टेड रे। और इस रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पूरी फिनोमिना है। लाइट रे इस स्मूथ सरफेस से गिरी, फिर क्या हो गई? बाउंस बैक हो गई। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि हम लोगों ने पिक्चर में भी देखा एक छोटे से, और ये भी देखा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी? ये पिक्चर को ड्रॉ करो, बेहतरीन तरीके से हर चीज़ लिखो जो भी लिखा है। नीट एंड क्लीन पिक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है? चलिए ड्रॉ करें। इसी से चल रहा है काम। टूल्स रखिए अपने पास, स्केल, पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, आप लोगों के पास सब कुछ होना चाहिए। हथियार सभी रखिए अपने। जुगाड़ से नहीं पढ़ते बेटा साइंस के बच्चे। साइंस के बच्चों के पास अपने टूल्स होते हैं। उंगली फंसा के इंक्लाइन खींच रहे हो, सामने वाले की उंगली रख लिए हो, ये तरीका ठीक? जुगाड़ से आगे बढ़ोगे बेटा तो माइंड को डेवलप नहीं कर पाओगे ढंग से, ठीक है? चलो, हर चीज़ को प्रॉपर मैनर में लेने की कोशिश करिए। क्या हुआ? स्केल नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत खूब। नेक्स्ट टर्न से आप सभी लोगों के पास स्केल, पेन, पेंसिल होना चाहिए। नहीं आपके पेरेंट्स मिलेंगे तो मुलाकात होगी तो बताया जाएगा तो भैया कम से कम इनको पेन पेंसिल तो दिलाइए। इतना मुफसलिसी में बच्चे। हम्म, हमारे पास बस एक ही पेन है, ब्लैक पेन। हाँ हाँ, वही चीज़। लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए। अभी तक जितना डिस्कशन हुआ सबको सब कुछ समझ में आ गया? किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ठीक है नहीं, लेकिन फिर भी बना दिए हो, वाह गुरु वाह। लेकिन नेक्स्ट टाइम से सबके पास टूल्स होने चाहिए। जिसके पास टूल्स नहीं होंगे वो चॉकलेट देंगे मुझे। अब ये मत पूछना जिसके पास होगा उसको आप देंगे क्या? नहीं, ठीक। ये केवल आप लोगों के लिए है पनिशमेंट, ठीक है? नेक्स्ट टाइम ज़रूर रखिएगा। साइंस के बच्चों के पास साइंस की क्लास में ज़रूर टूल्स होने चाहिए, है ना, कम से कम। ठीक है मयंक? देखो मयंक एकदम सजा दे रहा है बॉर्डर। ठीक है भैया, बना लिए। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? अब इसके दो लॉ हैं, हटाएं? अब इसके दो लॉ हैं। दोनों लॉ कौन कौन से हैं बताएं? इसको हटा दूं मैं? जैसे मैं हटाऊंगा ये स्क्रीन हट जाएगी। बना लिया, सब पॉइंट लिख दिया, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना? हटा दे दोस्त। चलिए, अब देखिए लॉज क्या है। देखिए हेडिंग करिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्या लॉ हैं ये समझिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हेडिंग करना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कितने लॉज हैं? 2 हैं। हाउ मेनी लॉज? 2। कौन कौन से ये मत कहना फर्स्ट और सेकेंड। 2 है तो कोई पहला कोई दूसरा तो होगा ही ना। 2 लॉ हैं, कौन कौन से लिखते हैं? पहला लिखिए, फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लिखिए, द
द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ इंसिडेंट नहीं होगा, इंसिडेंस लिख सकते हो आप, इंसिडेंट भी लिखेंगे तो चलेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल आई से। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल आर से। इसका मतलब ये बता रहा है एंगल आई इक्वल टू क्या है? एंगल आर। लिखो पहला फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ व्हाट? रिफ्लेक्शन। पहला लॉ लिखें, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The angle of incidence is equal to the angle of what? Reflection. कोई परेशानी हो इसमें बताएं हमें। सारी बात समझ में आ गई? पहली चीज़, पहला लॉ समझ में आया। सेकेंड लॉ क्या हो? सेकेंड लॉ क्या कहता है अपना? द इंसिडेंस रे, मतलब जो रे गिर रही थी, और नॉर्मल, जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया था, याद है? एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिखा था ना, ये सभी क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे। एक ही प्लेन होने का मतलब समझते हो क्या है? हाँ बेटा, मीट तो करेंगे एक तरफ, मीट एक ही प्लेन में होने का मतलब क्या है जानते हो? हाँ, एक ही सरफेस पाएंगे। जैसे मान लीजिए लाइट रे इस सरफेस को टच करके आई, तो दूसरी लाइट रे भी इस सरफेस को टच करके ही, और ये पॉइंट भी इसी सरफेस पे ही होगा, तब कहते हैं कि एक ही प्लेन में होगा। नीचे लिखिए, देखिए देखिए, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड, सेकेंड लॉ में लिखिए, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड नॉर्मल at the point of incidence, all lie in the same plane, all lie in the same plane। जो यहाँ लिखा है वो भी लिखियो, हमने बता दिया आपको, सेम वही चीज़ है ना? all lie in the same plane। ये सब किस में लाई करेंगे भैया? सेम प्लेन में लाई करेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारा, वो किसके साथ एंगल लिया जाता है? नॉर्मल के साथ। किसके साथ एंगल लिया जाता है? नॉर्मल के साथ। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, देखिए ज़रा, कि मान लीजिए एक सरफेस है, कहीं सरफेस स्मूथ सरफेस है मान लेते हैं, इस पर हमने लाइट रे गिराया ऐसे, इंसिडेंट लाइट रे, ये एंगल हमने कह दिया कितना डिग्री है? हम आपसे पूछ रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो क्या बता ले जाएंगे? चलिए बताएं कितना होगा। क्यों? क्योंकि इस पे पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस पे पहले ड्रॉ करेंगे क्या? नॉर्मल का कितनी डिग्री एंगल होता है? 90 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हुआ? अगर ये 60 हुआ तो ये लाइट रे भी कितने से जाएगी? समझ में आया हमारी बात? तो दोनों कितने के होंगे, ये समझना मामला। अब हम बात नहीं हो पाएगी, नोट डाउन करो इसको। छोटी हाँ, हमने कहा गुड़िया ये 30 डिग्री सरफेस के साथ एंगल बना रहा है ना? लेकिन एंगल किसके साथ लेना होता है? नॉर्मल के साथ ना। नॉर्मल 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो ये 30 है तो ये एंगल कितना हुआ? 60। अगर ये 60 है तो ऑब्वियस बात है आर भी कितना होगा? 60। अभी पीछे पढ़े, ऐसे समझो, कोई भी छोटी गलती नहीं करनी है, हर चीज़ को डिटेल में समझ के। अरे गुड़िया मेरे गुड्डा, यहाँ सुनो, एक ही में तुम लोग मत बनाना, हमने समझाने के लिए बता दिया। येलो वाला आप अलग बनाओ, फिर आंसर में ये तीनों, ये पूरा एक साथ बनाओ। ये भी समझ में आया ना कि क्या दिया रहेगा तो क्या करना रहेगा। सब एक ही में बना दोगे तो क्या जानेंगे क्या दिया रहेगा, क्या निकालना रहेगा। समझ पाए तुम? छापे चले जा रहे यार। इसको अलग बनाओ, वो क्वेश्चन का फॉर्मेट है ना, ये आंसर वाला है हमारा। हम लोगों का जीके बहुत क्या है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाया करें।
ठीक है। नेक्स्ट टाइम से सबके पास टूल्स रहने चाहिए। ठीक है सुशांत। एन कुमार समझ में आया? उसको कहाँ भेज दिए? प्रताप सिंह को। अच्छा, लिख लिए, बना लिए सबने? कोई दिक्कत परेशानी बताओ। चलिए अब बताओ, हटाएं से। चलो, अब ये है लाइट रे हमारी गिर रही है। चलो आई बताओ और आर बताओ। आई बताओ और क्या है, आर बताओ। इंसिडेंट रे है। हाँ स्ट्रेट है। हाँ क्या है? नहीं, बताओ तुम लोग। बताइए आप लोग। 8-10 ठो बताओ तो एक आठ ठो ले। पक्का? हाँ। हम्म। हम्म। सट, तुम लोग समझते नहीं 1% भी। आई और आर कैसे निकालते हो? आई और आर कैसे निकालते हो? नॉर्मल के साथ। अब ये लाइट रेड नॉर्मल के ही डायरेक्शन में आ गई, या तो नॉर्मल के पैरेलल है, तो आई और आर दोनों कितना हो जाएंगे? एंगल तो नॉर्मल के साथ लिखते हैं ना, ये नॉर्मल के डायरेक्शन में ही आ गया, तो कितने डिग्री बनेगा नॉर्मल के साथ एंगल इसका? या तो नॉर्मल के पैरेलल है या नॉर्मल पे ही है, तो एंगल 0 डिग्री ना आ जाएगा। बोलो। अरे यार तुम लोग बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे हो। चलो चलो चलो, लिखो लिखो, बनाओ सब अलग अलग। तुक्का भी मार रहे हो, सोचना नहीं सीखते तुम लोग यार। तुम लोग सोचो भैया, ऐसे पढ़ोगे तो कैसे चलेगा? एंगल नॉर्मल के साथ निकाला जाता है ना, ये नॉर्मल के ही डायरेक्शन में आ गया, तो नॉर्मल का नॉर्मल के साथ ही एंगल कितना बन जाएगा? 0 डिग्री, इसलिए 0 आ जाएगा। नहीं समझे तुम नितिन? हाँ, नहीं 90 डिग्री पे इंसिडेंट मतलब सरफेस के साथ होगी। सरफेस के साथ इसका एंगल कितना होगा? सरफेस के साथ एंगल 90 होगा। इसमें अगर आई आर निकालेंगे तो क्या होगा? 0, क्योंकि आई और आर क्या होते हैं? नॉर्मल के साथ एंगल निकालने होते हैं। समझ आए हमारी बात? ये चीज़ अलग है ना दोनों। सरफेस के साथ 90 है, समझे? लिखो, बन गया। हटाएं से, हटा दें। केवल किताब का ही पढ़ोगे तो पेपर अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप बोर्ड के, ये जान लीजिए। जो बता रहे हैं हर तरीके से सोचना सीखिए, नहीं दिमाग क्या हो जाएगा, एकदम हैंग हो जाएगा वहाँ। चले आगे। चलिए अब बताएं। ये 75 नहीं है, 35 कर देते हैं। अब बताएं। हाँ, हाँ बस ये बताना था कि चाहे नीचे से ड्रॉ करें चाहे ऊपर से।
बात एक ही है। अब नॉर्मल यहाँ क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, नीचे की तरफ जाएगा। ये एंगल कितने डिग्री का आएगा, तो आई भी हमारा 55 हो जाएगा, आर भी कितने का हो जाएगा 50। ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि नीचे से ड्रॉ किए हैं या ऊपर से, हर चीज़ जानते रहो, जो नेचर है वही बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, तो आ जाए हम अपने पुराने वाले टॉपिक पे। हो गया भैया, चलो अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और हैं, उनको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, दीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर अप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल, सबके लिए अप्लीकेबल है। फिर क्या दिया है, इमेज फॉर्म्ड बाई ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी देखेंगे इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, वहाँ देखेंगे इरेक्ट, बट अभी जानते रहो द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द दैट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब मिरर से कोई इमेज की साइज बनती है, मिरर से जो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है तो क्या होती है वो वर्चुअल एंड क्या होती है इरेक्ट होती है, मतलब सीधे बनती है। और दूसरा क्या दिया है, जो साइज होती है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब जैसे मान लीजिए मिरर हमसे सामने रखा है, हम मिरर से जितनी डिस्टेंस पे होंगे इमेज हमारी मिरर से उतनी डिस्टेंस पे क्या बनेगी, पीछे बनेगी। समझ रहे हो हमारी बात, ये कह रहा है। इट इज लेटरली क्या दिया है, इन्वर्टेड, दैट इज द इमेज इज इन्वर्टेड साइडवेज। साइडवेज का मतलब जब तुम शीशे में देखोगे तुम्हारा लेफ्ट का लाइट दिखेगा, राइट का देखा आपने ऐसा कभी, दिखेगा, ज़रूर दिखेगा, ठीक है भैया। ये सब कहानी थी इसमें, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर वगैरह हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मिरर वगैरह बताएंगे, सब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको लेंगे और डिटेल में बताएंगे, ठीक है।